નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જી 24 કલાકની વિશેષ રજૂઆત બોલો નેતાજી કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણી સાથે જોડાય છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અને રાજ્યસભાના સાંસદ ડૉક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદી કે જેઓ ભારતીય जनता पार्टीનો પક્ષ લોકો સમક્ષ મૂકતા હોય છે। વાત કરશું તેમની સાથે। सुधांशु जी, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। सुधांशु जी, पहला सवाल ये होता है कि 2022 का इलेक्शन और काफ़ी लंबे समय से गुजरात में भाजपा की सरकार, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लेके चुनाव मैदान में भाजपा उतरी है आज? देखिए, गुजरात एक मामले में देश का एक अलग राज्य बना जब यहाँ पहली बार हमारी सरकार बनी 95 में, फिर 97 से लगातार है। वो दौर था 90 का दशक और 2000 के दशक में जब देश में एंटी इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट था, जो सरकार आएगी तो बदल जाएगी। गुजरात ने जब मोदी जी का नेतृत्व आया 2001 के बाद उस कॉन्सेप्ट को बदल दिया, प्रो इनकम्बेंसी कर दिया। अच्छा काम करेंगे, जनता दोबारा आशीर्वाद देगी। और आपने देखा धीरे धीरे वो प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट अलग अन्य राज्यों में भी गया और केंद्र में भी ऐसा पहली बार हुआ कम से कम 50 साल के बाद जब कोई सरकार लौटी हो। केवल 1984 की इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद का दौर छोड़ दें, मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और गुजरात ने तो सदैव इतिहास के हर महत्वपूर्ण मुकाम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे समय में सिर्फ गुजरात साथ रहेगा ऐसा नहीं है। यह अमृतकाल का पहला चुनाव है गुजरात का, वो अग्रणी भूमिका में रहेगा। तो मैं ये मानता हूं कि चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत के बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ के ऊपर ये चुनाव हो रहा है। तो विकास, जन कल्याण और गुजरात गौरव और राष्ट्र का स्वाभिमान, इन सारी चीज़ों को मिलकर मुझे लगता है कि एक नया कीर्तिमान बनेगा और पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो। माना कि एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए कि 2002 में 127, उसके बाद लगातार जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होती गई और पिछले 2017 का जो चुनाव था वहाँ पे नर्वस 90 पे भारतीय जनता पार्टी रह गई थी। कैसे नया कीर्तिमान स्थापित करेगी भाजपा? देखिए, 2017 का चुनाव एक मामले में थोड़ा अलग प्रकार का चुनाव था। उस समय का मनोवैज्ञानिक सामाजिक माहौल गुजरात का अलग था। पाटीदार आंदोलन के चलते हुए एक अलग प्रकार की परिस्थिति बनी हुई थी। आप याद करिए कि जीएसटी भी नया नया लागू हुआ था, उस कारण से थोड़ा सा अर्थव्यवस्था भी एक में जो परिवर्तन का दौर चल रहा था। तो बहुत सारी जटिल परिस्थितियां थी, परंतु इसके बावजूद भी याद करिए कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो इंटैक्ट था। हमारे वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई थी और इसके पूर्व में भी हम जितना वोट पाते रहे। ठीक है, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी ज़्यादा था तो उनको उस समय सीटें ज़्यादा मिली थी, परंतु अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अब एक सकारात्मक विकास प्रेरित वातावरण में चुनाव हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर 2017 के चुनाव के उस वातावरण को छोड़ दें, जो एक अलग जटिल परिस्थिति में चुनाव हुआ था, तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सहज परिस्थितियों में तो इस समय चुनाव हो रहा है, तो हमें लगता है इसमें तो प्रचंड जीत प्राप्त होनी चाहिए। 2001 से 2014 तक गुजरात का एक मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, 2014 से लेकर 2022 तक 3 मुख्यमंत्री गुजरात में आ चुके। क्या ऐसा कारण है? क्या गुजरात भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा कोई नेता नहीं है जो एक साथ जैसे 2001 से 2014 तक चला, ऐसा कोई नेता नहीं जो चला? देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की तुलना बाकियों से नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के एक विलक्षण व्यक्ति हैं, विलक्षण नेता हैं, अद्भुत नेता हैं। अब बताइए, 21 वर्षों से निरंतर उनको जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कोई दूसरा नेता बताइए जो इतने समय तक रहा हो। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के सारे नेता प्रधानमंत्री बन के नेता बने, मोदी जी नेता बन के प्रधानमंत्री बने। मतलब मैं मनमोहन सिंह जी, श्री पीवी नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव गांधी जी भी कोई जनता से नहीं चुने थे पहली बार में, इंदिरा जी भी पहली बार जनता से नहीं चुनी गई थी, ना नेहरू जी चुने गए थे। तो वो एक विलक्षण व्यक्ति, उनसे तो फिर बाकियों की तुलना नहीं हो सकती। परंतु जो आपने परिवर्तन की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का परिवर्तन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय समय पे होती रहती है। लेकिन पूरी सरकार, पूरे मंत्रिमंडल के साथ पूरी सरकार को बदल दिया गया और हमने ये भी देखा कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से काफ़ी बड़े सीनियर नेताओं के टिकट भी आपने काटे। क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि पूरी सरकार को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट को घर बिठाने की नौबत आई? देखिए, पहली बात, भाजपा ने किसी का टिकट नहीं काटा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं यह कहा कि वो अपना दायित्व परिवर्तन, और बहुत से लोग, ऐसा नहीं, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। अब रही बात इसकी कि हमने किसी को घर नहीं बैठाना। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, चूंकि हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित दल हैं,
तो कार्यकर्ता भाव से विचारधारा के लिए तो सदा सर्वदा संलग्न रहता है। ऐसा तो कभी घर बैठने का तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो वो मूल ध्येय वाक्य है जो मोदी जी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया हुआ है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। तो आयु का क्षण क्षण लगाते हैं, उसमें कोई घर में बैठाने की बात नहीं। हाँ, यह बात जरूर था कि कभी कभी आवश्यकता होती, चूंकि आप लंबे समय से सत्ता में हैं, तो फिर कभी कभी यह होता है कि एक बड़ा परिवर्तन करके दूसरे लोगों को एक बार में मौका देने की बात आती। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया 2001 में, हमने एक साथ अनेक राज्यों में परिवर्तन किया था। सवाल बस ये है कि वो 2-3 साल के अंतराल में किया था। कि गुजरात में जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति हुई थी, हमने खुद रिपोर्टिंग किया था कि हॉस्पिटल के बाहर बहुत लंबी लाइन एम्बुलेंस की लगी हुई थी, जो श्मशान थे वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन मुर्दों की लगी हुई थी। और ये सारे मुद्दे जब विपक्ष ने उठाए तब जाके सरकार को चेंज करना पड़ा, ऐसा पूरा दावा है। देखिए, ये विचार बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जिस विकराल, दुखद और दर्दनाक दृश्य की बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ गुजरात में नहीं था, वो पूरे भारत में था। क्या वो दिल्ली में नहीं था? क्या वो महाराष्ट्र में नहीं था? सबसे ज्यादा तो मृत्यु महाराष्ट्र और केरल में हुई है। उत्तर प्रदेश के बारे में ही प्रचार किया गया। पर दुख की बात यह है कि संकट की इस घनघोर घड़ी में बजाय देश की जनता को संबल देने के, विपक्ष ने उस समय भी क्षुद्र राजनीति करने का प्रयास किया। इसीलिए आपने देखा कि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उत्तरोत्तर विपक्ष को उसमें मुंह की खानी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो जब जब सरकार बनती है उसके बाद पूरे विकास की बात करती है कि हमने ये किया और हम ये करेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो विकास साइड पे हो जाता है और दूसरे हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो हावी हो जाता है। ऐसा क्यों? जो भी लोग ये कह रहे हैं, तो मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की महापौर की उपस्थिति में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बात कही जाएगी। मुद्दा हम ला रहे हैं या वो? कर्नाटक का उनका कार्यकारी अध्यक्ष ये कहेगा कि हिंदू शब्द की परिभाषा करने लगेगा और कहेगा ये गंदी बात है, गंदा शब्द है, ये वर्ड है, कोट अनकोट। हम मुद्दा ला रहे हैं। गोपाल इटालिया कहेगा, आम आदमी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, वो ये कहेंगे कि साहब मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथावाचकों के पास मत जाओ, देवियों के पास मत जाओ। तो आप बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े होने की स्थिति नहीं है, इसलिए सांप्रदायिकता के ये मुद्दे उठाकर अपने वोट बैंक की राजनीति को पुख्ता करने का प्रयास करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का एक विचार जो आपके पार्टी का गठन हुआ तब से हो रहा है। 27 साल से गुजरात में भाजपा सरकार है, अब जाके क्यों ये समान सिविल कोड लागू करने की बात भाजपा कर रही है गुजरात में? नहीं, मैं आपके वक्तव्य में थोड़ा संशोधन कर दूं। जब से भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ के जमाने से हमारे एजेंडा में था। और आगे बताऊं, भारत के संविधान निर्माताओं का मूल मंतव्य यूनिफॉर्म सिविल कोड था। इसीलिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें यह है। और एक नहीं, पिछले 60-70 सालों में आधा दर्जन से अधिक मौकों पे सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है। और इतना भी बात बता दूं, अगर हमारे एजेंडा में 70 साल से और 27 साल से, तो मतलब 80 के बाद से तो हमेशा एक आप हमारा मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते जिसमें ना हो। अब तक ये था कि गुजरात में केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रहती थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी दमखम लगा के मैदान में है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है। हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। हमारे सामने लक्ष्य सिर्फ गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में। आरोप ये भी लगता है कि आम आदमी पार्टी और AIMMM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे गुजरात में काम कर रही है और कांग्रेस के वोट तोड़ने के लिए आई है। मैंने तो आपको अभी इसका उत्तर दिया कि अनेक मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी, MIM और कांग्रेस, पुनः कह दे रहा हूँ, धारा 370, 35 से कॉमन सिविल कोड, वहाँ से लेके चाहे ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, CA हो, सब प्रकार के मुद्दे पर तो सब एक साथ हैं। तो सब एक दूसरे की भी टीम है और एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं। इनको एक केवल कट्टरपंथी वोट बैंक है, मैं एक समाज की भी बात नहीं कर रहा हूं, समाज के कट्टरपंथी तबके का नेतृत्व प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा है और उसकी जवाबी कबाली में सब लोग लगे हुए हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी, बड़ा चेहरा अमित भाई शाह, ये सारे चेहरे तो चुनाव में है, लेकिन प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा कि जिसके आधार पर जनता आपको फिर से वोट दे? और क्यों भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता को क्यों पसंद करना चाहिए? देखिए, प्रमुख मुद्दा जो मुझे समझ में आता है, एक विकास, दूसरा जन कल्याण,
और तीसरा गुजरात गौरव। हमने विकास को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है। आप एक उदाहरण देखिए, पहला फाइनेंशियल टेक सिटी यहां पे अहमदाबाद के पास बना, ये भारत में अपने आप में पहला है। अगर आप देखें, पहला सोलर विलेज मोढेरा में बना, ये भारत में पहला है। आप सोचिए, हमारी सरकार आने से पहले हम उस जमाने में भी हमारे साइंटिस्ट और हमारे इंजीनियर्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर जहाज नहीं बना सकते थे, हवाई जहाज। आज टाटा के साथ एयरबस बना के भारतीय वायुसेना के लिए जहाज बनाने का कारखाना यहां पे शुरू हुआ। यह है विकास का एक नया सोपान जो हम दिखा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में। अब आइए जन कल्याण, तो हर घर में नल, हर घर में बिजली, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुरक्षा, समाज का जो गरीब वर्ग है उसको आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु योजना हो या उनके लिए अलग से विद्यालय खोलना हो, हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। और उसके बाद गुजरात के गौरव का प्रतीक, चाहे वो सरदार पटेल जी की मूर्ति हो या मोढेरा विलेज, पहला सोलर विलेज तो बना है, उसी के साथ वहां सूर्य का मंदिर भी बना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात का गौरव, विकास और जन कल्याण, इन मुद्दों पे निश्चित रूप से हमारा कार्य देखकर जनता हमें वोट करेगी। कांग्रेस का दावा है कि वो 125 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? देखिए, हम भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जब भी सरकार बनती है तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, परंतु सरकार ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो हमारी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और CR पाटिल साहब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र पटेल जी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ तो मैंने कहा ना, गृह मंत्री जी का गृह प्रदेश है और प्रधानमंत्री जी का अपना क्षेत्र है, तो यहाँ तो एक अलग प्रकार के स्वरूप में नेतृत्व उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। कितनी सीटें? पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान बनेगा, जो मैं मानता हूं कि अगर पिछले 25 साल में प्रो इनकम्बेंसी का कीर्तिमान या एक परंपरा गुजरात ने बनाई है, अमृत काल में वो ऐसा कीर्तिमान होगा जो अमृत का एक नया स्वरूप छलकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो भी गुजरात से शुरू होगा। और यहां पे एक और बात कह दूं तो सोमनाथ का क्षेत्र है। सोमनाथ जी का मंदिर स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहला मंदिर था जिसका उद्धार सरदार पटेल ने कराया था। सोम का अर्थ भी अमृत ही होता है। तो यहां से जो अमृत प्रारंभ हुआ था वो आज, मैंने कहा ना, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल तक दिखाई पड़ रहा है। तो अब मेरा मानना है वैसा ही कुछ ऐतिहासिक संकेत इन चुनावों से प्राप्त होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आ હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડૉક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદી। તેમનું કહેવું છે કે વિકાસ એકમાત્ર મુદ્દો છે ને તે મુદ્દા ઉપર જ અત્યાર સુધી ના જીતી હોય તેટલી સીટો જીતીને ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવશે। ફરી મળીશું એક નવા નેતા સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।